प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के कृषि भौतिकी में हम अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है न्यूटन के गति विषयक नियम। तो सबसे पहले जानते हैं, न्यूटन ने गति के संबंध में कुछ नियम दिए थे। उन्हीं नियमों को हम कहते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। ये 3 नियम हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहला नियम है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। इसी नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। अब शब्द आ गया जड़त्व। पहले हम जड़त्व जान लें, किसे कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु की अपनी पूर्व स्थिति में बने रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। जैसे कोई वस्तु कहीं रखी है तो वह अपनी उसी अवस्था में बनी रहनी चाहती है या अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। तो वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को ही हम कहते हैं जड़त्व। ये इनके अंदर होती है। अब चलिए हम न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम की व्याख्या करते हैं। इस नियम का एक और नाम दिया गया है जड़त्व का नियम। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वह उसी दिशा में चलती रहेगी, या कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहेगी। कहने का तात्पर्य है जो वस्तु विरामावस्था में है अपनी विरामावस्था में ही रहेगी, और जो वस्तु गति अवस्था में है वह गति अवस्था में रहेगी। इसी नियम को हम कहते हैं न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर ये लगातार मोशन कर रही है, यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो हमेशा चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। कब तक नहीं रुकेगी? जब तक कि कोई बाह्य बल आकर इस वस्तु को रोक दे या इसकी रोकने का प्रयास करे और इसकी दिशा को बदल दे, तभी ये वस्तु रुकेगी और अलग दिशा में घूमेगी। दूसरी वस्तु है जो रुकी हुई है, तो ये हमेशा रुकी ही रहेगी, ये कभी भी चलेगी नहीं जब तक कि कोई बाह्य बल आकर इसे धक्का दे दे या खींच ना दे और ये अपनी जगह से पूर्व स्थिति से हट ना जाए। न्यूटन के गति विषयक का दैनिक जीवन में हम कई जगह उपयोग देखते हैं। जैसे पके हुए फल पेड़ों से गिर जाते हैं जब डालियों को हिलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम समझते हैं कि जैसे कोई पेड़ है, आम का पत्ता है, और इस डाली से आम के फल लगे हैं। जब हम इस पेड़ की डाली को हिलाएंगे तो ये जो फल है अपनी पूर्व स्थिति में बना रहना चाहेगा, इसी जगह पे रहना चाहेगा, अपनी जगह से हटना नहीं चाहेगा जड़त्व के कारण। इसके अंदर कौन सा गुण रहेगा? जड़त्व। इसे जब हटाएंगे तो डाली तो हट जाएगी, लेकिन फल अपनी पूर्व स्थिति में बने रहने की कोशिश करेगा। इसका परिणाम ये होगा कि फल गिर करके नीचे आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, जैसे जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कंबल को पीटते हैं तो कंबल अपनी जगह से हिलता रहता, फट जाता है, लेकिन धूल के कण जो है, धूल के कण जड़त्व के कारण अपनी पूर्व स्थिति में ही बने रहना चाहते हैं। पहले जिस स्थिति में थे वही बना रहना चाहते हैं, अपनी जगह से हटना नहीं चाहते हैं। इसका परिणाम होता है कि कण यहीं रह जाते हैं और कंबल हमारा हिलता रहता है और कंबल से धूल के कण अलग हो जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब चलती हुई बस एकाएक रुक जाती है तो सारे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बस गतिशील अवस्था में है, गतिमान है, उसी के साथ उसमें बैठे हुए यात्री भी गतिमान अवस्था में है, गतिशील है। एकाएक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो परिणाम ये हुआ कि बस तो रुक गई, लेकिन उसमें बैठे हुए यात्री अभी भी गति अवस्था में ही है। इसका परिणाम ये हुआ कि उनका आगे का जो भाग है वो आगे की तरफ झुक जाएगा। सेम नियम जब बस रुकती है या जब बस चलना शुरू होती है विराम अवस्था के बाद, तो क्या होता है? यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस तो गति अवस्था में आ चुकी है, लेकिन यात्री जड़त्व के कारण अपनी पुरानी अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं और पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब उदाहरण है हमारे न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के।
अब हम चलते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का अध्ययन करेंगे। न्यूटन का जो दूसरा नियम है इसे हमने नाम दिया है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी वस्तु में जो बल लगता है, बल लगने की वजह से ही उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। जो त्वरण होता है किसी वस्तु का बल के समानुपाती होता है और यही त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना दें। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर 2 को सम्मिलित रूप से लिख दें। संयुक्त करने पर क्या हो जाएगा, A प्रोपोर्शनल टू F बटे M। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो हमें मिल जाएगा A बराबर K F बटा M। M का यहाँ गुणा कर दें, हमें मिल जाएगा K या F बराबर M A बटे K, या K यहीं रहने दें। तो अगर हम मान लें कि द्रव्यमान M बराबर हो 1 किलो, त्वरण A का मान हो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और उस पर जिस वस्तु का द्रव्यमान 1 किलो है उस पर बल लगाया जाए 1 न्यूटन, तो क्या होगा, सब जगह एक रख दें तो K बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। समीकरण, इस समीकरण में K की जगह हम 1 रख देंगे, हमें मिल जाएगा F बराबर M। अर्थात किसी पिंड में उत्पन्न होने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है या उसके बराबर होता है। इसे ही हम न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की व्याख्या करते हैं। यस, इसे एक प्रकार से हम न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम का ही रूप मानते हैं। चलिए आगे देखिए। अब इसी द्वितीय नियम को लेकर हमें बल की परिभाषा और बल के मात्रक को प्राप्त करना है। पहले बल की परिभाषा निकाल लेते हैं, या बराबर या नहीं। अगर हम यहाँ 1 रख दें हमारा F आ जाएगा, अर्थात अब हम लिख देते हैं इसको बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। देखिए, जो बल का मात्रक हमको प्राप्त करना है, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, गुणे त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसे संयुक्त रूप में कहते हैं हम न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन। सीधेस पद्धति की बात करें पद्धति में, जहाँ मीटर है वहाँ ले लेंगे सेंटीमीटर, तो किलोग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसे संयुक्त रूप में हम कहते हैं डाई।
1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। बल्कि दो मात्रक मिल गए, सीजीएस पद्धति में डाइन और एमकेएस पद्धति में, एमकेएस प्रणाली में मिल गया न्यूटन। बल की परिभाषा यहां से बता सकते हैं कि 1 न्यूटन वह बल है जो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर अपनी ही दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, तो वह बल 1 न्यूटन कहलाता है। अब हम बल की विमा की बात करें तो बल की विमा भी हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। बल की विमा, बल की विमा बराबर द्रव्यमान की विमा गुणे त्वरण की विमा। द्रव्यमान की विमा कैपिटल एम, इसकी विमा LT - 2 हो जाएगा ml की पावर -2। ये बल की विमा हो गई हमारी कैपिटल F की विमा। विमा ml की -2, मात्रा एमकेएस पद्धति में न्यूटन कहिए चाहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सीजीएस पद्धति में इसको कहते हैं डाइन। यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं? 1 न्यूटन बल वह बल है जो किसी 1 किलोग्राम वस्तु पर लगाए जाने पर अपनी ही दिशा में उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, वह बल कहलाएगा 1 न्यूटन। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस बल के बारे में कि बल राशि कैसी है। बल एक सदिश राशि, कैसी राशि है? सदिश राशि। जिधर लगाया जाएगा वस्तु में अपनी ही दिशा में खींचने का प्रयास करेगा या अपनी ही दिशा में धकेलने का प्रयास करेगा। और बल की अगर परिभाषा शॉर्टकट में देना चाहे तो बल होता है धकेल अथवा खिंचाव को ही हम बल कहते हैं। किसी वस्तु को धकेलिए या खींचिए तो हम बल लगा रहे हैं, धकेल और खिंचाव ही कहलाता है हमारा बल। अब चलिए हम जानते हैं संवेग के बारे में, मोमेंटम। चलिए आगे देखते हैं संवेग, मोमेंटम। देखिए संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल p बराबर किसी वस्तु का द्रव्यमान गुणे उस वस्तु का वेग। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो और उस वस्तु का वेग स्मॉल v हो तो स्मॉल v और v का, स्मॉल m और v का गुणनफल कहलाएगा हमारा संवेग। अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब संवेग के बाद हम चलते हैं संवेग का मात्रक निकाल लेते हैं। संवेग का मात्रक के संवेग का फार्मूला हो गया P बराबर mv। संवेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है हमारा? किलोग्राम। किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा संवेग का मात्रक हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। विमा की बात करें, विमा तो द्रव्यमान की विमा संवेग की
विमा बराबर द्रव्यमान की विमा गुणे वेग की विमा। देखिए द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल एम, वेग की विमा हो जाएगी एल की पावर माइनस 1। संयुक्त रूप में हम लिख देंगे एम एल की पावर माइनस 1। ये हमारी हो गई संवेग की विमा। जिस तरह से बल एक सदिश राशि था, संवेग भी कैसी राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। बल और संवेग दोनों ही क्या है, सदिश राशि। चलिए आगे देखते हैं, इसके मात्रा को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ऊपर नीचे सेकंड का वेग की एक और मात्रा को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा मिला है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, आगे हम इसको कैसे बदल सकते हैं, देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ऊपर नीचे सेकंड का गुणा कर दें तो देखेंगे किधर हमें मिल जाएगा किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर गुणे सेकेंड। ये देख रहे हैं आप, संयुक्त रूप में इसे न्यूटन करते हैं, ये हो जाएगा हमारा न्यूटन और ये सेकेंड। तो संवेग का एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड। आगे हम चलते हैं संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। चलिए आगे जानते हैं संवेग संरक्षण का नियम। हम जानते हैं संवेग एक सदिश राशि है और इसमें वेग की दिशा वही होती है जिधर संवेग कार्यरत होता है। तो जैसे किसी पिंड का जो भी संवेग है, मान लीजिए कि एक बच्चा है और यह दौड़ता हुआ आ रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और इसका वजन है 25 किलो। एक और आदमी है, इसकी रफ्तार है 10 मीटर प्रति सेकंड और ये आ रहा है, इसका वजन है 50 किलो। इसका संवेग की बात करें, वेग और द्रव्यमान का कितना हो जाएगा 25 गुणे 20। इसकी बात करें तो हो जाएगा 50 गुणे 10, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा ये भी 500। देख रहे हैं टकराने के बाद भी पहले की स्थिति क्या थी इनकी, इनका संवेग शून्य था जब ये दौड़ना शुरू किए, चलना शुरू किए। फिर जब ये टक्कर हुई, देख रहे हैं एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। एक का संवेग मान लेते हैं P1 है, दूसरे का मान लेते हैं P2 है। P1 बराबर है P2 के, इसको माइनस से दिखा दीजिए क्योंकि ये उल्टी दिशा में आ रहा है। और देखेंगे P2 को इधर लिखते हैं, जगह P1 प्लस P2 बराबर 0। जब स्टार्टिंग में दौड़ना शुरू किए तब भी इनका संवेग शून्य था और टक्कर के बाद भी देख रहे हैं इनका संवेग शून्य ही। इस तरह से हम देख रहे हैं संवेग क्या हमारा संरक्षित है। इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है, मान लें कि एक वस्तु m1 द्रव्यमान की है और उसका वेग u1 है, दूसरी वस्तु m2 द्रव्यमान की है, उसका वेग u2 है। और इन दोनों की टक्कर के बाद इनके वेग बदल जाते हैं। m1 वस्तु का वेग v1 हो जाता है और m2 वस्तु जो है उसका वेग v2 हो जाता है।
तो इन दोनों का गुणनफल आपस में और इन दोनों का गुणनफल आपस में योग करने पर क्या होगा, हमेशा बराबर रहेगा। अर्थात धक्के से पहले संवेगों का योग और धक्के के बाद भी संवेगों का योग हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यही संवेग संरक्षण का नियम। बल तथा संवेग परिवर्तन संबंध। बल तथा संवेग परिवर्तन में क्या संबंध होता है? माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है और उस पर यह बल कार्य करता है डेल्टा टी समय के लिए कार्यरत है। अब यहाँ से हम निकाल लें कि उस वस्तु का संवेग में परिवर्तन क्या होगा। डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। और उसमें जो वेग परिवर्तन होता है वो होता है डेल्टा वी। तो डेल्टा एम गुणे डेल्टा वी की बराबर एम गुणे वी। संवेग परिवर्तन देखिए ये हमारा हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम से यम ए से। यहाँ पे हम देखें त्वरण की जो परिभाषा होती है ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। यम गुणे हो जाएगा डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। अब देखिए यम गुणे डेल्टा वी डेल्टा पी के बराबर है तो यह बराबर लिख देंगे डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। अब इस सूत्र से हम निष्कर्ष निकालते हैं किसी पिंड पर आरोपित बल उस पिंड में होने वाले संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। डेल्टा टी का मतलब है दर। किसी पिंड पर लगने वाला बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही बल और संवेग परिवर्तन में संबंध है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। अगर यह का मान 0 है तो संवेग परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह बराबर 0 रखने पर यह पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। अर्थात बल की अनुपस्थिति में कोई भी संवेग परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए है न्यूटन के गति विषय का तीसरा नियम। न्यूटन के गति विषय तृतीय नियम। तीसरा नियम क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तीसरा नियम हमारा ये है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। जैसे आप जिस वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वह वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। इसका दैनिक जीवन में कई उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना। बंदूक से जो गोली निकलती है तो जिस वेग के साथ बाहर निकलती है उसी वेग के साथ वह बंदूक को पीछे की ओर धकेलती है, इससे हमें धक्का लेता हुआ महसूस होता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम नदी के किनारे नाव से उतरते हैं तो अगला पैर हम जमीन पर रखते हैं और पिछले पैर से जितनी ताकत से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं उतना ही बल हम पीछे नाव की ओर लगाते हैं और नाव पीछे की तरफ गति करने लगती है। ऐसे एक्शन रिएक्शन लॉ में कई उदाहरण हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। एक्शन रिएक्शन के कारण ही हम हमारा चलना संभव हो पाता है। हम चलते हैं तो हम आगे की तरफ बल लगाते हैं और पीछे घर्षण बल हमारे उतनी ही तेजी से लगता है, कार्यरत है।